हमेशा चाहे जितना भी हो हमेशा स्प्रेड आउट इक्वली हो जाता है, मतलब जैसे प्रॉपर्टी ऐसे शायद से है। अच्छा, तुमने उसको डायरेक्ट प्रॉपर्टी मान लिया, राइट? हाँ सर, और दूसरी बात ये भी कि अगर हम लोग अज्यूम कर भी लेते हैं कि अगर डिफरेंट है, तो हम जैसे एक्चुअली मेजर कैसे एक्यूरेटली कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे दो अलग अलग पॉइंट्स पे ऐसे प्रेशर अगर देखेंगे तो मेरे ख्याल से ऐसे नेग्लिजिबल डिफरेंस आएगा, तो इसीलिए अज्यूम करते हैं हम लोग कि यूनिफॉर्म है मतलब। तुम्हारे यहाँ बारिश हो रही है? सर बहुत मस्त वाली। हाँ सर। हाँ सर, बारिश हो रही है। सर नहाने का मन हो रहा है। ओके ओके, चलो। आज चक्कर क्या है, देयर इज इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन, तो वील हैव दिस बोर्ड हाँ टीचिंग, सर। ठीक है, दैट रूम इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट वर्किंग, या can you hear the noise of rain water? Give me a minute, I'll just rectify that. It's raining heavily. सर सामने का व्यू ही नहीं आ रहा है, ऐसी बारिश हो रही है। अरे यार, इधर इलेक्ट्रिसिटी स्टेबल नहीं है। एनीवेज, सर हाँ, सर आई हैव अ डाउट। बोल बेटा। सर हम लोग को पता है कि गैसेस में मॉलिक्यूल्स ट्रैवल करते हैं इधर से उधर, तो सेम डायरेक्शन में इक्वल फोर्स कैसे लगता है? मतलब ऑल डायरेक्शन में इक्वल फोर्स कैसे लगता है? नाउ लिसन लिसन लिसन, अब मेरी बात समझना, ठीक है? वील डू वन थिंग, हम सारी चीज़ें समझ में अब समझेंगे सारी चीज़ें, ठीक है? अभी चक्कर क्या है, सपोज करो कि 1 second, I got a doubt here. So I shifted from, okay. Tulika, just we have started gaseous state. अभी जस्ट हमने gaseous state start किया, right? यस सर। Okay. Now listen. Yeah, beta. Gaseous state. Hey, the screen is visible to you? Yes, sir. SS012 अभी gaseous state दिखा तेरे को लिखा हुआ? Yeah. Okay, now I like this green and white combination, you know that? It gives a nice impact to the brain. चलो, we'll solve that now. एक काम करते हैं, नहीं हमें, I've just started. Yeah, H037, it is a new chapter. The chapter name is gaseous state. I had asked the doubt, ठीक है? Now understand what doubt I asked, that why the gases exerts same pressure throughout the container. That was the question which I have asked कि gases जो हैं वो हर जगह सेम प्रेशर कैसे लेके आते हैं, ठीक है? Now understand one thing. मैं एक कंटेनर बना रहा हूँ, I'm making a container, right? Now understand that I have a lot of gas molecules here. Lot of gas molecules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, so on. A lot of gas molecules I have. Now understand that. Tell me, what is the motion of these gas particles? Is it like even or is it random? Random, sir. The Random, sir. random, sir. Okay. Now, what are the two things which I have told you, which we have assumed for ideal gases? Now understand that these are the gas molecules inside a container. Now these gas molecules are moving randomly here and there, right? They are moving randomly. One second. Yes, sir. So the motion of this particle is random everywhere, like this. एक बात बताओ, जब भी मोशन रैंडम होता है तो क्या प्रॉपर्टी रहता है? Shall I say that statistically जब भी मोशन रैंडम रहेगा, the distribution of the particles everywhere will be even. Yes, sir. Yes, sir. समझना कैसे? अगर मैंने एक ग्लास लिया, ठीक है, वी हैव डिस्कस दैट ऑलरेडी, याद है इनिशियल क्लासेस के अंदर मैंने तुम्हें कहा था एक ग्लास ऑफ वाटर लो, ठीक है, यू जस्ट टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, इन दैट ग्लास ऑफ वाटर यू डू वन थिंग, ऐड 1 tablespoon of sugar, 1 tablespoon of sugar, क्या होगा? सर जो लिक्विड के जो स्पेसेस है वो उसमें शुगर चले जाएगा. अच्छा, तो जो शुगर पार्टिकल तुमने इसके अंदर ऐड किया है, shall I say that it will start moving randomly here and there inside water? Yes, sir. अगर वो randomly move कर रहा है इधर से उधर, is moving randomly here and there inside the water, shall I say that the distribution of sugar particle inside the solution is even? Yes, sir. Yes, sir. अगर इतना समझ में आता है तो अगर तुम उस शुगर सॉल्यूशन को टेस्ट करोगे, द सॉल्युबिलिटी ऑफ 1 ड्रॉप विल बी इक्वल टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ एंटायर सॉल्यूशन. कभी ऐसा होता है कि पहला ड्रॉप फीका लगे बाकी मीठा लगे, ऐसा होता है क्या? नहीं सर. Shall I say that the sweetness will get sweetness of sugar or solution is uniform everywhere? Yes, sir. अगर वो यूनिफॉर्म है तो shall I say that very simple thing, समझना कि इन सारे पार्टिकल्स का जो मोशन डिस्ट्रीब्यूशन होगा पर यूनिट वॉल्यूम और पर ml सब सेम रहेगा. हाँ सर. और पता है सेम क्यों है? पता है सेम क्यों है? बिकॉज इनका जो मोशन है, इनका जो मोशन है वो क्या है? तो मोशन सेम है. रैंडम है. हाँ Random. रैंडम है सर. अगर मोशन रैंडम है, मैंने कहा था ना कोई भी चीज अगर रैंडमली मूव करती है इधर से तो ऐसे ऐसे हर जगह रैंडमली मूव करते हैं, आई एम जस्ट मूविंग इट रैंडमली एवरीवेयर. तो अगर मैं इस तरीके के मूव करता हूँ ना मेरे पेन को, तो इवेंचुअली पता है क्या होगा? यहाँ पे इवेंचुअली क्या होगा? इन एवरी डायरेक्शन the amount of distance traveled, the amount of force executed will become Equal, sir. what? Equal. तो एक बात बताओ, गैस पार्टिकल्स भी रैंडमली मूव कर रहे हैं. अगर गैस पार्टिकल रैंडमली मूव कर रहे हैं तो गैस पार्टिकल का कोलिजन पर यूनिट एरिया, गैस पार्टिकल का कोलिजन पर यूनिट एरिया इस सरफेस पर, कोलिजन पर यूनिट एरिया इस सरफेस पर, कोलिजन पर यूनिट एरिया इस सरफेस पर, और कोलिजन पर यूनिट एरिया इस सरफेस पर सेम रहेगा कि अलग अलग होगा? सर रैंडम मूव करे तो सेम होगा. अरे गैस पार्टिकल तो मूव ही रैंडमली करते हैं ना, हाँ. right? So shall I हाँ, say sir. that? I'm just writing down the main statement here. The gas particles are moving randomly in 3-dimensional space such that
the distribution of gases will get uniform throughout the container which results in equal distribution of pressure everywhere. Yes or no? Yes, sir. हाँ, लिख लिया? Yes, sir. Wow. Yes, sir. So just a minute. Yeah, beta, you just copy. I don't. It's fine. सर एक डाउट है. सर हम लोग ये भी बोल सकते हैं ना कि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, उस वजह से वो रैंडमली मूव करता है, तो प्रेशर इक्वल है हर जगह पे. मेरी बात समझो. अगर ये गैस पार्टिकल है, सपोज इसकी वेलोसिटी v1 है, अगर इसकी वेलोसिटी v2 है, इसकी वेलोसिटी v3 है, इसकी वेलोसिटी v4 है, तो अगर एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी किसी किसी गैस मॉलिक्यूल की कम भी होगी, किसी किसी गैस मॉलिक्यूल की ज्यादा भी होगी, ये डिपेंड करेगा वेलोसिटी के ऊपर. यस सर. Isn't it? मैं कह रहा हूँ यार, इन सारे गैस पार्टिकल की वेलोसिटीज अगर अलग अलग भी हुई ना, तो इंडिविजुअल गैस पार्टिकल अपना जो मोशन कर रहा है ना, वो हर जगह पे इतना इवनली स्प्रेड कर रहा है कि जो प्रेशर हर जगह पे आ रहा है, वो क्या आ रहा है? सेम है सर. एग्जैक्टली. बात समझ में आई? हाँ सर. वेरी गुड. सर मेरे को एक डाउट है. सर अगर हमने कंटेनर में एक्स-रेज पास करा है तो वो आयोनिक गैस हो जाएगा, मतलब आयोनाइज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा उसमें सर? प्रेशर प्लाज्मा बन जाएगा बेटा वो. यस सर. प्लाज्मा बन जाएगा. ओके. हाँ सर वो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में उसने तो किया था ना. हाँ, तो उसमें क्या किया था, हम लोगों ने एक्स-रेज पास करी थी, लाइक दैट वी हैव पास एक्स-रेज, राइट? यस सर. So the individual atoms, individual molecule loses electron. हाँ सर. So it's nothing but the collection of electrons and positively charged species. Because जो चीज इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, उसके बाद पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर, पॉजिटिव चार्ज आएगा. तो उस केस के अंदर इस कलेक्शन को प्लाज्मा बोलेंगे उसको. ओके सर. हाँ सर, समझ गया. चलो देख. So Lika, you came newly to this batch. You understood this? Do you have any doubt in that perspective? No sir. Huh? Great. Shall I have this now? Yes sir. Okay. Chalo, great. Now, what all we have done in the last class in gaseous state apart from this? हमने इंट्रोडक्शन करवाया था सर आपने. मतलब थोड़ा सा मतलब गैस क्या होता है, मैटर के 3 फॉर्म, लिक्विड, सॉलिड, गैस, वो सब उसमें करवाया था सर. ठीक है. नाउ लिसन, दो चीजें समझ लेना, ठीक है? वी हैव two main assumptions for a gas to behave ideally. याद है हमने बहुत टाइम पहले आइडियल गैस इक्वेशन यूज करी थी, राइट? यस सर. तो उस अगर मेरी गैस आइडियल गैस है ना, तो उसका मेन अजम्पशन मैंने क्या ले रखा है इसके अंदर. तो पहला अजम्पशन है
पहले तो तुम समझ लो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है. व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्यूम ऑफ गैस? सर स्पेस ऑक्यूपाइड. अगर सपोज करो दिस इज कंटेनर, ठीक है, 1 second, this is container. In this container there are gas particles moving. And let's say volume of container is V. So V is the volume of container. Now volume of gas का जो definition होता है ना, it is the amount of volume which is available for the gas particles to move. मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? अगर सपोज करो मेरे पास ये वाला गैस पार्टिकल है जिसको मैं पार्टिकल P1 बोल रहा हूँ, ठीक है, तो P1 का जो वॉल्यूम अवेलेबल है मूव करने के लिए वो कितना है? V. ना ना, बिल्कुल नहीं. और कोई बताएगा? अमें बेटा आवाज आ रही है? Sir, but you have written that it is only for like the gases. Then it must be true for liquid also, no? ना 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 ना, मेरी बात तो सुनो. मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो गैस का वॉल्यूम के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ. लिक्विड के बारे में जब डिस्कस करूंगा जब लिक्विड आएगा. मेरे को तो इतना बताओ कि मतलब क्या है. वॉल्यूम ऑफ गैस इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम विच इज अवेलेबल फॉर द गैस पार्टिकल्स टू मूव. ठीक है. नाउ अमें कहाँ गया? अमें अनदी करेक्ट. अच्छा अनदी, यस सर. मेरी बात सुनो. आवाज आ रही यस है? सर. हाँ सर आ रही है. मैं कह रहा हूँ कि अगर सपोज करो यू आर इन अ रूम, right? ओके सर. A room is empty. What is the volume available for you to move? Suppose you are a gas particle. The volume of the room. Yes sir. If you are alone, then the volume of the room is available for you to move. Yes sir. I'm just explaining right now. So Anadi, if you are alone in a room, the overall volume of the room is available for you to move. Correct? Yes अगर एक sir. बात बताओ, मैंने अमय को भी तेरे साथ रख दिया है रूम के अंदर. Yes sir. तो क्या तेरे पास उतनी ही वॉल्यूम अवेलेबल होगी मूव करने के लिए? No sir, it will reduce. It will reduce. तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? I have to subtract the volume of the room with volume of the other person. अच्छा, तो मैंने आदित्य को भी डाल दिया तेरे साथ. फिर सर n टाइम जितने भी लोग ऐड हुए उनका वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. वेरी गुड. अब एक बात बताओ, अगर मैंने बोला आइडियल गैस मॉलिक्यूल, जो अजम्पशन है, समझना अभी समझना, जो मेन अजम्पशन है ना, तो अजम्पशन क्या है? The volume of gas particle, the volume of gas particle is negligible as compared to the volume of container. मतलब अब ये गैस पार्टिकल है ना, इट इज बिहेविंग लाइक अ वेरी स्मॉल डॉट
जिसको मैं बोल सकता हूँ पॉइंट मास। क्या बोल सकता हूँ? पॉइंट मास। तो अब क्या इस पॉइंट मास का वॉल्यूम इस कंटेनर के वॉल्यूम के हिसाब से एप्लीकेबल है कि नेग्लिजिबल है? नेग्लिजिबल होगा। तो अनदि अगर तुम्हारा वॉल्यूम नेग्लिजिबल होगा, अमय का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होगा, क्या नाम है, आदित्य का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होगा, तो तुम्हारे पास वॉल्यूम कितना अवेलेबल होगा मूव करने के लिए? पूरा वॉल्यूम ऑफ द रूम। इसलिए इसलिए इसीलिए हम बोलते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। रिमेंबर, तुम्हारी पुरानी क्लासेस के अंदर ये बोला गया है कि वॉल्यूम ऑफ द गैस, या स्टेफी गिव मी अ मिनट, क्या बोला गया है? या आई विल डू दैट, अमय, स्टेफी, आई विल डू दैट। तो shall I say that the volume of gas is equal to the volume of container? For ideal gas. ठीक है, हाँ अब सुनो मैंने क्या बोला। मैंने कहा कि एक ही रूम के अंदर अनदि भी था, अमय भी था और आदित्य था। ठीक है, तो अमय क्या तुम्हारे पास उतना ही वॉल्यूम अवेलेबल था जब तुम अकेले होते तो मूव करने के लिए उस रूम के अंदर? स्टेफी? यस सर, नहीं बता, होता। नहीं होता ना। तो अगर मैंने बोला, हाँ, तो अगर उसके पास कितना वॉल्यूम होता मूव करने के लिए, मैं क्या करता, रूम के वॉल्यूम में से अनदि का वॉल्यूम और आदित्य का वॉल्यूम हटाता, तो उतना ही वॉल्यूम मेरे क्या कहना अपना अनदि के पास होता मूव करने के लिए, राइट? यस सर। अब मुझे बताओ, अजम्पशन क्या है कि जो आइडियल गैस पार्टिकल है ना, वो उसका जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के कंपैरिजन में जो वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल है वो नेग्लिजिबल है। अगर वो नेग्लिजिबल है तो मैं मान सकता हूँ ना, एक पॉइंट मास है मेरे पास जिसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, क्योंकि मास तो होगा उसका। हाँ तो सर। क्या किया, गैस को हमने पॉइंट मास की तरह लिया। अंडरस्टूड? अब जब मैंने बोल दिया गैस पार्टिकल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, तो अनदि के पास, अमय के पास और आदित्य के पास कितना वॉल्यूम अवेलेबल होगा मूव करने के लिए? सफी, कितना वॉल्यूम होगा मूव करने के लिए? सर अप्रोक्सीमेटली सेम ही होगा। अप्रोक्सीमेटली वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ही होगा, राइट? हाँ हाँ सर। तो उसी अजम्पशन की वजह से द वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, बिकॉज पूरा वॉल्यूम अवेलेबल गैस पार्टिकल्स को मूव करने के लिए। So then this will be true for ideal gas only, right? हाँ, दिस इज ट्रू फॉर ओनली आइडियल गैस। और हम अभी आइडियल गैस लॉस भी करेंगे, पहले हम आइडियल गैस करेंगे, उसके बाद रियल गैस आएगा इस गैस स्टेट के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। सेंटेंस का मतलब हमने इस बॉक्स में लिखा है, उसका मतलब इसका मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज वॉल्यूम ऑफ गैस। नो सर, मैं बोल रहा हूँ कि सेंटेंस लिखा है पहले वॉल्यूम ऑफ गैस प्लस नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू कंटेनर, उसका मतलब उसका कंक्लूजन ड्रॉ किया उस बॉक्स का है क्या सर? एग्जैक्टली। अच्छा सर एक डाउट है। हाँ बेटा। सर अगर उस कंटेनर में हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो फिर उसका स्पीड बढ़ जाएगा ना? हाँ, स्पीड बढ़ेगा तो सर मतलब फिर उसके बाद क्या सब वो नॉर्मली हो जाएगा कि अगर मैं, अनदि और आदित्य एक कमरे के अंदर और मैंने आग लगा दी, हाँ सर, तो उनके वॉल्यूम में कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं सर, जब जलेगा सर लैग हो रहा है। उसका स्पीड, गर्मी है तो टेम्परेचर है तो तेज बढ़ाएंगे तो स्पीड बढ़ेगा ना। हाँ सर। अरे तीनों का स्पीड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा अगर अगर तीनों का स्पीड बढ़ रहा है तो उनका खुद के साथ कोलिजन और दीवार के साथ कोलिजन बढ़ेगा कि कम होगा? सर बढ़ेगा। अगर दीवार के साथ कोलिजन और खुद के साथ कोलिजन बढ़ रहा है तो प्रेशर बढ़ेगा।
जिस फोर्स के साथ वो कोलाइड करें वो बढ़ेगा कि कम होगा? तो बढ़ेगा। बढ़ेगा तो प्रेशर हाँ सर, बढ़ेगा। बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ाने में प्रेशर बढ़ेगा, करेक्ट? हाँ सर, तो मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर और टेम्परेचर। हाँ, PV इज इक्वल टू nRT है ना, हाँ सर, हाँ। तो डायरेक्टली है ना। यस सर। आगे चलें। But what do we mean by ideal gas? Like उसके properties क्या है? Ideal gas मतलब? See, a gas particle, see, ideal gas is a gas. पहले समझ दो, आइडियल गैस गैस ही है, और उसके अंदर दो अजम्पशन ऐसे हैं जो हमने लिए हुए हैं। गेटिंग इट? पहला अजम्पशन बता दिया, दूसरा अजम्पशन बताना है वो नॉर्मल गैस है। लाइक क्या कहते हैं, जिस तरीके से गैस मूव करती है इधर उधर, जिस तरीके से वो प्रेशर एग्जर्ट करती है, तो आइडियल गैस भी वही है। हमको ना नॉर्मल गैसेस को आइडियल गैस मानना है until जब तक नहीं दिया, बिकॉज हम लोग उनको आइडियल गैस ही माना जाता है। ठीक है हर्षित? Yes sir. कैसा है? Yes sir. अरे हाउ आर यू? I'm fine sir. गुड। हटाओ मैं इसको। Yes. गुड। नाउ okay, second main thing which we have to understand here, the second main assumption, if pressure and volume, no Amit, no, temperature is an independent quantity. See, Amit asked me one thing. Amit asked if in a container, if I'm increasing number of particles, तो क्या temperature बढ़ेगा? देखो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और टेम्परेचर दोनों इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। until and unless टेम्परेचर तुम ना बढ़ाओ तब तक टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, और until and unless नंबर ऑफ मोल्स तुम ना बढ़ाओ तब तक नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे नहीं। अंडरस्टूड? I'll just play with volume and pressure. Amit, are you getting? But then pressure, if we increase the pressure, then temperature also will increase, na? Yeah. Okay. Yeah. And if I increase temperature, pressure increases. And vice versa, temperature increases. Right? Done? Now listen, second assumption which we have understand here. The second assumption is there is no potential energy between ideal gas molecules. इसका मतलब क्या है? कोई मतलब बताओ यार इस चीज का, मेरे को समझ में नहीं आया। सर वो आपने क्या लिखा है देर के पहले? There is no potential energy. अरे इसके आगे second assumption लिखा है, second. Okay Amit, no तो लिखा, think again. What do you mean by potential energy? डेफिनेशन बताओ मेरे को primitive potential energy की, जो तुमको समझाई है, वो मत बताना जो नहीं समझाई। कौन बताएगा? नहीं यार, मैं नहीं। एग्जैक्टली आरना, दिव्यांश, एग्जैक्टली। सर नहीं तो लिखा। हाँ, तो पोटेंशियल एनर्जी एक possessed by a body by its virtue of its अरे position. यार, इतनी बार बोला है, वो जो बचपन वाली डेफिनेशन है उसको नहीं करना है। मैंने कहा था ना, बिना मतलब की कोई चीज़ काम नहीं करना है। हमने एटॉमिक सेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब निकाला था, याद करो।
पूरा आधा क्लास हमारा सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी पे लगा था। नहीं अनदी, मैंने क्या कहा था तुमको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में? सर चार्जेस पे डिपेंडेंट रहता है ना? ना अरे नहीं यार, रिश्ता नहीं। सुनो, weird assumptions now. Listen, I told you many times the energy possessed wait the energy which is present in a molecule Nadi, in a molecule due to the force of attraction or repulsion. याद आया? याद आया? Now, what is the second assumption meaning here? There is no potential energy inside between ideal gas molecules means there is no. But there will be no attraction between the gas molecules, no? Exactly. There is no force of attraction or repulsion between ideal gas molecules. तो एक बात बताओ, कोई भी चीज लिक्विफाई कब होती है? अट्रैक्शन की वजह से। Amit, in reality, why will there be all are neutral? नहीं, अगर ऐसा होता तो कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस नहीं बनता। कुछ तो चीजें होंगी ना मॉलिक्यूल के अंदर जिसकी वजह से इंटरैक्शन होगा। अट्रैक्शन सिर्फ चार्जेस की वजह से थोड़ा ना होता है। अगर मैं तुमको सही बात, उनमें हाई एनर्जी है इसलिए तो वो मतलब ये अट्रैक्ट नहीं होती है। देखो सुनो, मेरी बात सुनो, थोड़ा बहुत तो अट्रैक्शन रहेगा ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं तो ग्रेविटी के कारण थोड़ा अट्रैक्शन हो सकता है। नहीं बेटा, ग्रेविटी तो मैं ले ही नहीं रहा हूँ। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन गैसेस, भूल जाओ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण। सुनो ना एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल लिया, ठीक है, मैंने दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, लेट्स से ये वाला। नाउ अंडरस्टैंड दैट ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि कार्बन? इतना तो बताओगे। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करता है? जो शैटर ऑफ इलेक्ट्रॉन उनको क्या करता है? उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। हाँ सर, वो अपनी तरफ खींच लेता है इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे चार्ज आएगा, वो नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है, क्या इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है ना? कर सकता है सर। हाँ, तो उसकी वजह से अट्रैक्शन रहता है गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। बात समझ में आई? तो अगर मैं गैस मॉलिक्यूल्स लूं तो अट्रैक्शन रहता है। और दूसरी चीज समझ लो, तुम ग्रेविटी बोल रहे हो, आइडियल गैस मॉलिक्यूल के ऊपर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं रहता, तुम भूल जाओ उसको। बट मैं जो बात कर रहा हूँ उसको समझो।
जो सेकंड मेन अजम्पशन है, सेकंड मेन अजम्पशन क्या है? द अट्रैक्शन बिटवीन द गैस पार्टिकल इज, देयर इज नो अट्रैक्शन, देयर इज नो रिपल्शन बिटवीन द गैस पार्टिकल। तो अगर ये चीज है कि तेरे यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं है, तो ये बताओ क्या ये आइडियल गैस मॉलिक्यूल कभी भी लिक्विड बन सकते हैं क्या? कोई भी गैस लिक्विड कब बनता है? सर उस पे ज्यादा प्रेशर डाले, मतलब सर इधर प्रेशर डाल दिया या फिर टेम्परेचर कम कर दिया। मैं दोनों कर देता हूँ। मैंने ना एक काम करता हूँ, प्रेशर बढ़ा देता हूँ और टेम्परेचर कम कर देता हूँ, तो गैस पार्टिकल जो है ना वो पास में आएंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तो क्या होगा उसमें? सर वो लिक्विफाइड हो जाएगा। तो वो लिक्विफाई होना शुरू हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले जब मैंने टेम्परेचर कम किया और प्रेशर बढ़ाया तो गैस पार्टिकल पास में आ गए, और टेम्परेचर कम किया तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। पहले काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा थी, अब काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तो अब क्या होगा दोनों के बीच में? सर अट्रैक्शन होगा। सर अट्रैक्शन फोर्स होगा। है ही नहीं तो लिक्विफाई होगा क्या? नहीं सर। हाँ, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू लिक्विफाई आइडियल गैस मॉलिक्यूल। बात समझ में आई? ओके सर। सर बट दिस इज ओनली बेस्ड ऑन assumption ना? Yeah, it is only based on assumption. It is only based on assumption. Correct, 100% correct. Now what will happen? I will write down this statement. It is what? Impossible one second तो लिखा, it is impossible to liquefy ideal gas. Done. तो लिखा एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर आप समझा सकते हैं क्यों कैसे लिक्विफाई कर सकते हैं? आई डिडंट गेट इट। क्या? हम इसे इट्स इम्पॉसिबल टू लिक्विफाई, आपने ऐसे क्यों लिखा सर? वही समझ में नहीं आया। जब अट्रैक्टिव फोर्सेस ही नहीं है, जब तक अट्रैक्टिव फोर्सेस ही नहीं है तो क्या लिक्विफाई हो सकता है? तुमने ये कहा ना, जब गैस पार्टिकल को पास में लेके आओगे तो क्या होगा? अट्रैक्शन बढ़ेगा। जैसे अट्रैक्शन बढ़ेगा पार्टिकल पास में आ जाएंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने के बाद लिक्विड बनेगा। यही बोला ना? जब मैं कह रहा हूँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है तो लिक्विड बन सकता है क्या? नहीं सर। खत्म। तो लिखा हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर हाइजेनबर्ग तक खत्म हुआ है। वी आर स्टिल लेफ्ट अप विद श्रोडिंगर वेव। क्वांटम मॉडल बचा हमारा। दैट क्वांटम मॉडल वील डू आफ्टर द गैस पार्ट, रियल गैस पार्ट। ठीक है सर लेकिन लिक्विफाई ऑक्सीजन गैस सब तो ना सर, वो प्रेशर की वजह से होते हैं क्या? क्या बेटा? जो लिक्विफाई ऑक्सीजन गैसेस एग्जिस्ट करते हैं ना, हाँ हाँ, वो क्या होते हैं सर? वो प्रेशर की वजह से? सी द थिंग इज वो आइडियल गैस नहीं है। देखो कोई भी गैस जो एग्जिस्ट करती है ना वो आइडियल नहीं है, हम उसको आइडियल गैस की तरह मानते हैं। तभी इस गैसीय चैप्टर के अंदर ना, इस गैसीय चैप्टर के अंदर हमारे पास दो पार्ट है। एक पार्ट है तुम्हारा आइडियल गैस और एक पार्ट है तुम्हारा, वन इज योर आइडियल गैस, अदर इज योर रियल गैस। अंडरस्टूड? ओके। So first what we are doing, we will cover ideal gas part and then we'll shift to real gas part. In this whole chapter we'll do that. ठीक है? तो अभी आगे चलें। सर Yes. सर ये आइडियल गैस में कोई ऐसा एक्सेप्शनल केस नहीं होता जिसमें लिक्विफाई हो सकता है? क्या क्या क्या? आइडियल गैस? सर आइडियल गैस में से कोई एक्सेप्शनल केस नहीं हो सकता जिसके कारण वो गैस लिक्विफाई हो सकता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और अगर जेई मेंस, नीट और एडवांस के अंदर एक क्वेश्चन आया ना कि ऑन अप्लाइंग लॉट ऑफ प्रेशर ऑन आइडियल गैस एंड ऑन डिक्रीजिंग लॉट ऑफ टेम्परेचर फॉर आइडियल गैस, द आइडियल गैस बिकम लिक्विड, तो मार्क करना नो, इट इज नॉट पॉसिबल टू लिक्विफाई व्हाट? आइडियल गैस। अंडरस्टूड? यस सर। ग्रेट। लिख लिया ये? सर क्वेश्चंस कैसे आएंगे ये टॉपिक? देखो ये थ्योरी पार्ट है,
तो अभी जब तक तुमने 2 assumption लिखा ना तो मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना सकता हूँ कि which of the following statement is correct for ideal gases. So these two are very important things. And second thing, you come to know that the potential energy means the energy due to force of attraction and repulsion. तो तुमको ये पता होना चाहिए कि आइडियल गैस में ना तो अट्रैक्शन है और ना तो रिपल्शन है. अंडरस्टूड? यस सर. या तो इस टाइप के क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, थ्योरी बेस, मतलब कॉन्सेप्चुअल बेस, इसको कॉन्सेप्ट्स कहते हैं. डन? Just copy it. Give me 1 minute, huh? Okay, done. चलो आगे चलें. Yes, sir. Great. Now we understood the characteristics of ideal gas, right? Yes, sir. अगर हमको आइडियल गैस के कैरेक्टरिस्टिक्स मिल गए ना तो इनिशियली देयर वर सर्टेन लॉज व्हिच इज फॉर्मुलेटेड बाय मेनी साइंटिस्ट्स व्हिच आर नोन एज आइडियल गैस लॉज. ठीक है. नाउ व्हाट आर आइडियल गैस लॉज? The very first law was given by Boyle's. What is Boyle's law? अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से समझना. हाँ, तुमको आइडियल गैस इक्वेशन तो पता है ना? व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन? Equal to nRT. PV is equal to nRT. P equals to nRT. PV equal to nRT. Okay, so I have an equation PV is equal to nRT. ठीक है. अब एक बात बताओ, अभी थोड़ी देर पहले जब हम डिस्कशन कर रहे थे, सम टाइम बैक व्हेन वी आर डूइंग डिस्कशन, देन यू केम टू नो कि जो वेलोसिटी है गैस मॉलिक्यूल्स का, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? On what factor velocity of gas molecule depends? The temperature. एक हाँ, और तो टेम्परेचर और फिर नंबर ऑफ मोल्स तो The pressure. प्रेशर. हाँ सर. अब सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे. हाँ, अगर किसी भी चीज का टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी इज ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. पता है, अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और टेम्परेचर बढ़ाऊंगा और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी. मतलब वेलोसिटी इज ओनली अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. यस सर. अब मेरे को एक बात बताओ, ध्यान से समझना और मुझे समझाना कि क्या होगा, कैसे होगा. ओके सर.
दिस इज पिस्टन, मूवेबल पिस्टन है, ठीक है. I can move it towards and away. This is a movable piston. ये एक गैस पार्टिकल है, इसका एक पर्टिकुलर वेलोसिटी है, ठीक है. अब समझना, ये वेलोसिटी जो है वो किसका फंक्शन है? This velocity is a function of किसका? टेम्परेचर. ठीक है, तो velocity is a function of temperature alone. हाँ सर. मैंने क्या किया? टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा. I kept temperature constant. ठीक है, अब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा तो ये गैस पार्टिकल क्या कर रहा था? यहाँ जा रहा था, कोलाइड कर रहा था, कोलाइड की वजह से एक फोर्स डाला, उसकी वजह से प्रेशर आया, फिर वापस से यहाँ पे आया, फिर यहाँ कोलाइड किया, फिर उसकी वजह से फोर्स आया, फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर आया, फिर यहाँ पे आया, कोलाइड किया, तो कोलिजन हो रहा है और कोलिजन की वजह से प्रेशर हो रहा है. एग्रीड? मैंने क्या किया? इस पिस्टन को सेकंड पॉइंट पे एक नया पॉइंट लेके आया, उस नए पॉइंट पे आई जस्ट कंप्रेस दिस पिस्टन. तो जैसे मैंने इस पिस्टन को कंप्रेस किया, हाँ सर. Sir, can you repeat from starting? हाँ, I'll just do that. बेटा, give me a minute. What I told here is कि yeah, Shreya, but I'm not bothered about the statement right now. I'm just bothered about the concept. Now listen, what I told कि I have a gas particle. मैंने क्या किया? टेम्परेचर कांस्टेंट किया. पहले कंटेनर, वॉल्यूम का कंटेनर इतना था, इट्स द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर V. It was the volume of container V, the initial volume. Right? Now initially अगर ये गैस पार्टिकल लिया होता तो ये वाला गैस पार्टिकल या बाय कंप्रेशन मतलब आई एम जस्ट मेकिंग पिस्टन टू शिफ्ट लेफ्ट. नाउ लिसन, पहले कंप्रेशन पिस्टन के बाद समझा सकते क्या? मैं थोड़ा हैंग हो, मैं ये दोबारा समझा रहा हूँ, सॉरी लैग हो गया बेटा, शुरू से समझा रहा हूँ, ठीक है. सुनो, पहले ये गैस पार्टिकल था, इसका वेलोसिटी v था, ठीक है. अब समझो टेम्परेचर को कांस्टेंट किया तो उसका वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा. हाँ सर. वेरी गुड. अब ये पार्टिकल ने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, यहाँ कोलाइड किया, उसके बाद कोलाइड करने के बाद यहाँ इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर कोलाइड किया, फिर इसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर कोलाइड किया, और हर एक कोलिजन के बाद इट इज अप्लाइंग फोर्स ओवर इट. राइट? यस सर. और फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग प्रेशर कहते हैं. प्रेशर. तो कुछ प्रेशर था, करेक्ट? हाँ सर. अब मैंने क्या किया? इस पिस्टन को ना आई जस्ट मेक इट शिफ्ट फॉरवर्ड टुवर्ड द लेफ्ट. जैसे मैं लेफ्ट पे लेके आया तो द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, व्हाट विल हैपन टू द न्यू वॉल्यूम? जो नया वॉल्यूम था उसको क्या हुआ? दिस इज V2 फाइनल वॉल्यूम, V डैश. तो वॉल्यूम कम हुआ. गैस पार्टिकल है वो यहाँ पे ट्रैवल करेगा, यहाँ कोलाइड करेगा, फिर यहाँ ट्रैवल करेगा, यहाँ कोलाइड करेगा. स्पीड सेम है, फिर यहाँ कोलाइड करेगा, फिर यहाँ कोलाइड करेगा. मुझे एक बात बताओ, नंबर ऑफ कोलिजन्स कहाँ बढ़ेंगे? जब वॉल्यूम कम है या वॉल्यूम ज्यादा है? कम है तभी. जब कम है. कम है. अगर कोलिजन्स बढ़ गया तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा. इंक्रीज हो जाएगा. That's what the statement given by Boyles. You know what he said? सर एक बार समझा सकते हैं क्या? कौन सा वाला बात बेटा? सर लास्ट पार्ट रिपीट करो ना, जब आपने वो वॉल्यूम कम कर दिया. ठीक है, जब मैंने वॉल्यूम कम किया, देखो पहले गैस पार्टिकल का, देखो वेलोसिटी गैस पार्टिकल का चेंज नहीं होगा बिकॉज टेम्परेचर कांस्टेंट है.
तो पहले गैस पार्टिकल यहाँ से यहाँ मूव कर रहा था, डिस्टेंस ज़्यादा था, फिर डिस्टेंस ज़्यादा था, फिर मूव कर रहा था, फिर डिस्टेंस ज़्यादा था, मूव कर रहा था। तो जो वाइट वाला लाइन रिप्रेजेंटेशन है ना, वो ये बता रहा है कि इसको ज़्यादा डिस्टेंस मूव करना पड़ रहा है, उसके बाद कोलिजन की वजह से प्रेशर जनरेट हो रहा है। जैसे ही मैंने पिस्टन को कंप्रेस किया तो जो नया वॉल्यूम आया वो कम हो गया। जब जैसे ही वॉल्यूम कम हुआ तो यही गैस पार्टिकल यहाँ पे कोलाइड जल्दी करेगा कि लेट से करेगा? जल्दी करेगा कि लेट से करेगा? जल्दी करेगा। हाँ, और जितने नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगे कंटेनर के साथ वो बढ़ेंगे कि कम होंगे? बढ़ेंगे। और कोलिजन बढ़ने से जो प्रेशर होगा वो बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। वही बॉयज ने बोला था। बॉयज ने बोला था फॉर अ सर लास्ट में प्रेशर कैसे बढ़ेगा? बेटा जब नंबर ऑफ, देखो प्रेशर का मतलब क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर मतलब होता है the force which is exerted by the collision of molecules with the walls of container per unit area. Yes sir. पहले कोलिजन हो रही थी 10, अब कोलिजन हो रही है 20, तो प्रेशर क्या हुआ? ज्यादा हो गया। डबल हो गया ना? हाँ सर समझ गया। थैंक यू। तो हाँ, फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस सर इस लॉ को हम लोग प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप भी बोल सकते हैं ना? हाँ, फॉर अ गिवन बॉयज ने प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन ही दिया था। फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस मतलब नंबर ऑफ मोल्स क्या किया उसने? फिक्स्ड। मैंने भी पार्टिकल्स फिक्स किए। नंबर ऑफ मोल्स आर फिक्स्ड फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस at constant temperature. Pressure which is exerted by the gas, which is exerted by the gas is inversely proportional to volume. Done? और हमको पता है वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है ना, बिकॉज हमने अभी पता किया था कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ कंटेनर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। पर तो स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर प्रेशर बढ़ा तो वॉल्यूम डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। हाँ अमित, मैंने क्या कहा, कोलिजन्स बढ़ रहे हैं, वेलोसिटी सेम रहेगा। कोलिजन्स बढ़ रहे हैं बट वेलोसिटी क्या रहेगा? सेम रहेगा सर। सेम रहेगा। वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, इज नॉट पॉसिबल, राइट? नाउ लिसन हियर, what is the statement given by? So she said that the pressure of the gas is inversely proportional to the volume of the gas for a fixed number of moles and at constant temperature. That is the statement overall given by Boyle's uncle. So we know that pressure is inversely proportional to volume. Remove the proportionality constant, P will become equal to K by V, and I can say that PV becomes equal to constant. तो मतलब प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा जब नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है और टेम्परेचर कांस्टेंट है। एग्रीड? यस सर। हाँ, तो इसका मतलब हो गया P1 V1 is equal to P2 V2 is equal to P3 V3 is equal to PV is equal to constant. Everything is constant here. Understood? Yes sir. So any pressure into any volume for a given amount of gas and for constant temperature will always be constant. Understood? Yes sir. लिख लो। या मैं
सर इसका कोई यूनिट होगा? n is number of moles. अरे यार सुनो, अभी ना अनदि ने क्या बोला, बहुत सही चीज थी। देखो ना, पीवी क्या है, इज इक्वल टू एनआरटी है ना, क्या? तो हाँ, Yes, sir. चलो n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। यस सर। वो कांस्टेंट है। r क्या है, गैस कांस्टेंट, वो भी कांस्टेंट है। हाँ। t क्या है, टेम्परेचर, वो भी कांस्टेंट वो रखती है। constant है, हाँ। तो ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, तो पीवी क्या हो जाएगा? तो ये कांस्टेंट बॉयल्स ने नहीं निकाला था, सॉरी ये वाला एनआरटी नहीं निकाला था, उसने सिर्फ कांस्टेंट बोल दिया था। बट हमको पता है पीवी इज इक्वल टू क्या होता है। हम ज्यादा स्मार्ट है, राइट? गेटिंग इट? Yes, sir. या नाइस अनदि। Thank you, sir. अरे कोई नहीं, डन। Share of this? यस सर। Okay. Okay. Now listen. Listen guys, for ideal gas, like we have to plot the graphs of Boyle's law. Graphs of Boyle's law. Graph of Boyle's law, ठीक है? Now I know that P V is equal to constant. So shall I say that P is equal to K by V? अरे तुमने स्ट्रेट लाइन कर्व्स करे क्या मैथ्स के अंदर? तुमको पता है ग्राफ कैसे बनाते हैं? अरे हाँ या ना गाइस, पता है तुमको? सर ने वो क्वाड्रेटिक से ग्राफ बनाना सिखाया। हाँ सर, स्ट्रेट लाइन अब तक शुरू नहीं किया हमने। चलो एक मिनट मैं एक काम करता हूँ, मैं 4 केसेस ले लेता हूँ, ठीक है? ताकि तुम्हारा थोड़ा बहुत दिमाग खुले इसमें, तो बाद में दिक्कत नहीं हो, ठीक है? यस सर। तो 1 सेकेंड। हाँ, तो वील स्टडी फर्स्ट ग्राफ कि ग्राफ बनते कैसे हैं स्ट्रेट लाइन के। सपोज मेरे पास y इज इक्वल टू mx है, या मैं यू हैव अ डाउट? गलती से हो गया। ओके, y इज इक्वल टू mx है, और लेट्स से y इज इक्वल टू माइनस mx है, ठीक है? जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल टू mx प्लस c। Getting it? Y is y axis, y variable, x variable, m is slope, and c is कांस्टेंट। y intercept. क्या बोलते हैं? y intercept. I understood. Wait यार, I have to start it again. Give me a minute. Okay, give me a minute. चलो पहले समझ लो ग्राफ बनते कैसे। कोई भी स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन है y is equal to mx plus c. This is a straight line curve, equation of straight line. Now it is a y variable which I am plotting on the y axis, that is y variable. Plotting on y axis, x is variable. Plotting or plot on which axis? X axis. C is
y-intercept. Y-intercept. Don't. Hey, you have done y is equal to mx plus c in physics? Yes, sir. Yes, sir. बता क्यों नहीं रहे हो? m क्या है? The slope of the graph. बदतमीज बताना चाहिए ना. ओके, एक बार बताओ, अगर मेरे पास c 0 है, मतलब केस 1 ले लिया जहां पे y इंटरसेप्ट 0 है, So the origin से pass will करें. pass through origin, right? So it is passing through origin. तो क्या आएगा? दो इक्वेशन ले लिया, y is equal to mx जहां पे स्लोप पॉजिटिव है और y is equal to minus mx जहां पे स्लोप नेगेटिव है. वेरी गुड. नाउ लाइन का इक्वेशन बताओ जल्दी, टाइम मत वेस्ट करो. This will be the equation of line. Yes, sir. Passing through the origin, and that is theta. Then tan theta is Slope. Slope. yes. This is y-axis, this is x-axis. Then wait. Y is equal to mx minus mx. ग्राफ कहाँ जाएगा? स्लोप नेगेटिव का मतलब क्या होता है? What do you mean negative slope? So slope नीचे है, मतलब फंक्शन डिक्रीज. फंक्शन डिक्रीज हो रहा है उसका. हाँ, तो मतलब स्लोप कैसा होगा? चल ऐसे the line will move like this. सर जो पॉजिटिव उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा. ऐसा है ना? हाँ सर. हाँ सर. There is slope. This is a curve of y is equal to minus x. Straight line जाएगा, ठीक है? ये y is equal to mx का curve है, correct? हाँ सर. Understood? Now this is theta, and tan theta is Slope. minus m. Okay. Correct है ना? हाँ सर. Understood? This is y, this is x. सर वो बड़ा वाला होगा ना थीटा. बेटा तभी तो माइनस एम कर दिया. 180 माइनस थीटा इज माइनस एम ना. स्मार्ट हो. अरे ये ले लो. अगर ये थीटा डैश लोगे तो tan थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा डैश इज इक्वल टू m. चलेगा? दोनों सेम ही है. ठीक है? हाँ बेटा. सर आप केस जो 1 आप ले रहे हैं c इक्वल टू 0 है या आप इस y इज इक्वल टू mx या y इज इक्वल टू माइनस देखो अगर दोनों ही ग्राफ लिए तो इसमें तुमको कोई इंटरसेप्ट दिख रहा है क्या? कोई कांस्टेंट दिख रहा है क्या? नहीं सर. तो इसके अंदर c क्या है? 0 है. वो ठीक है सर, मैं बोल रहा हूँ कि आप जो केस बोला केस 1 c इक्वल टू 0 है, केस 1 y इज इक्वल टू mx. दोनों में ही c इज इक्वल टू 0 है. ये इस केस अच्छा, केस के अंदर दोनों है. ठीक है सर. हाँ, डन. लिख लो, जल्दी लिख लो, आगे चलते हैं.
हेलो सर। हेलो। नहीं, मुझे लगा आपकी आवाज कट गई इसलिए। नहीं. Actually, it was raining there, so there was some noise. So I just changed the position. Okay. Done. Say yes. Chalo. We will take K as a slope. K as a slope. Yeah. Why not? Yes, we will take K as a slope. Okay. Shall I rub this now? Now listen. Now understand one thing. I have 4 cases which we have to discuss. Guys, pay attention here. It is slightly important so that you will not make mistake. Yeah. Now listen. तो केस 1 ऑलरेडी हो गया ना? या हो गया, केस 1 हो गया. मैं कुछ और पूछ रहा हूँ अभी, थोड़ा ध्यान से सुनो इस चीज को. देखो मेरे पास जो इक्वेशन है इधर, दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस c. तो y भी पॉजिटिव, सॉरी स्लोप पॉजिटिव है, y इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है. इसके बाद व्हाट आई डिड हियर, y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस c. तो y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, स्लोप नेगेटिव है. y इज इक्वल टू mx माइनस c, स्लोप पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट नेगेटिव है, और y इज इक्वल टू माइनस mx माइनस c. इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है क्या? दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस. सर ये चारों केसेस है क्या सर? हाँ, ये चारों केसेस हैं, और ये चारों केसेस करने हैं ताकि तुम्हें पता लगे कि कोई भी इक्वेशन तुम्हारे पास है तो उसको प्लॉट कैसे किया जाता है. गेटिंग इट? तो 4 इक्वेशंस. अब मुझे बताओ करना कैसे कैसे. मुझे बताओ, क्या ओरिजिन से लाइन पास कर रही है क्या यहाँ पे? Here line doesn't pass through origin, right? Otherwise C0 होता. My dear buffoons, correct? अरे हाँ या ना बेटा? Yes sir. Yes sir. Thank God. Yeah. Listen. Now tell me, what is the graph? y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो y पॉजिटिव कहाँ पर है? इस जगह पॉजिटिव है कि नीचे पॉजिटिव है? विच इज पॉजिटिव? पॉजिटिव y. हाँ, ऊपर. ऊपर पॉजिटिव है. और स्लोप क्या है? स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है सर. पॉजिटिव स्लोप लाइन ऐसे जाती है केस 1 या केस 2? लाइन कैसे जाती है पॉजिटिव स्लोप में? सर फर्स्ट वाला. फर्स्ट वाला. इसमें स्लोप पॉजिटिव होता है, इसमें स्लोप नेगेटिव होता है. करेक्ट? हाँ सर. तो मुझे फर्स्ट वाली लाइन ड्रॉ करनी है जिसमें y एक्सिस को वो ऊपर से काट रहा हो. करेक्ट? हाँ सर. तो ये ठीक है. हाँ सर. हाँ सर. Right? Yes. It is cutting on the positive y axis, and this particular angle is slope. Correct? Yes sir. So proud of you. Nice. Okay. Now you tell me, y is equal to minus mx plus c. काट कहाँ पे रहा है? पॉजिटिव y पे कि नेगेटिव y पे? नेगेटिव y. ए पॉजिटिव y पे, नेगेटिव पॉजिटिव y.
पॉजिटिव Positive. क्या है? नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव। तो कहाँ से कैसी लाइन जाएगी? So first वाले से उल्टी। हाँ. पहले वाले का मिरर इमेज है कि नहीं? हाँ सर। Yes. हाँ सर। So proud of you. अब y is equal to mx minus c. y इंटरसेप्ट नेगेटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, तो y पे लाइन कहाँ काटेगी, नीचे की ऊपर? नीचे। और लाइन का डायरेक्शन कैसा होगा, पहला या दूसरा? फर्स्ट। ए स्लोप पॉजिटिव है। So फर्स्ट वाले जैसा होगा। करेक्ट? हाँ सर। Very good. Again, this theta is tan theta slope. Here, this is your theta, right? Yes sir. इधर लाइन किस साइड से? Reflection रहेगा थर्ड का. मतलब it is cutting on minus y axis, right? Yes sir. और स्लोप नेगेटिव है, तो कहाँ? सेकंड क्वाड्रेंट से फोर्थ, मतलब इस तरफ। पहले वाले का मिरर इमेज? हाँ। राइट साइड वाला थीटा. कूल? समझ में आया ग्राफ कैसे बनाते हैं? Yes sir. हटाऊं इसको? Yes sir. Yes sir. आज मैंने तो इनको मैथ्स पढ़ाया। Shut up this. Yes sir. Down, guys. हाँ सर। हाँ सर, रफ कर दो। Thank God. चलो लास्ट कर्व which you require here, उसके बाद सब पीस है। अगर इक्वेशन है y is equal to सर लैग हो रहा है आपका। या y is equal to 1/x, इसको बोला जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आपने पहले क्या लिखा है? y is equal to k/x. One second, hold for some. Y is equal to k/x. सर जब y into x एक कांस्टेंट टर्म रहता है तो फिर हम उसे हाइपरबोला कहते हैं ना? Y is equal to k/x और y is equal to 1/x. It is known as rectangular. तो one second. आवाज आ रही है अभी? हाँ सर। Guys, आवाज आ रही? हाँ Am I audible? Yes sir, you are audible. सर स्टार्टिंग से बोलिए ना ये थोड़ा सा। सर अभी लैग हो रही है आवाज। मैं कह रहा हूँ जब y is equal to k/x होता है या फिर y, अगर y is equal to k/x है या y is equal to 1/x है, then the graph is known as rectangular hyperbola. Yes sir. Y is equal to k/x, y is equal to 1/x. Graph is rectangular hyperbola, and the graph will be like this. This is y and this is x. Understood? Yes sir. Yeah, this is a graph for rectangular hyperbola. Now, shall we plot the graph of Boyle's law? Yes sir. Amit, I'm just fed up now.
ये तुमने फिजिक्स में कर रखा है? नहीं सर। नहीं सर। ये सर ये नहीं किया सर। नहीं किया। किया है सर, एक वो क्वेश्चन था y मतलब ग्राफ प्लॉट करने थे कुछ इक्वेशंस के, तो ये y = 1/x था उसमें। अच्छा ओके, हटाऊं अभी? हाँ सर। Okay. Now listen. My concern is not graph here. My concern is Boyle's law graph. So I know that PV is equal to constant K. So P is equal to K by V. हाँ सर। अगर मैं y एक्सिस पे P रख रहा हूँ और x एक्सिस पे V रख रहा हूँ, I'm keeping P here, V here. What should be the graph of shape of the graph? अरे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इस टाइप से कर्व रहेगा, मतलब जहां वॉल्यूम कम प्रेशर ज्यादा, जहां प्रेशर ज्यादा वहां प्रेशर कम वॉल्यूम ज्यादा, राइट? yes, तो अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रेशर कम है, वॉल्यूम कम है तो प्रेशर ज्यादा है, राइट? सर जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे स्लोप थोड़ा ऊपर होता जाएगा। लिसन अब ना एक चीज को समझो, मेरे को पता है PV = nRT, एग्री? अब समझना इस चीज को, मतलब ये जो कांस्टेंट है कि it is depending on nRT, right? It is actually nRT. It is a function of number of moles also and temperature also, correct? हाँ सर। अगर ये ग्राफ ले लिया हमने, उसके बाद what I did, I am plotting one more graph here. Let's say this is one more graph. खुद सोचना कि कैसा शेप रहेगा और क्या है ये। This is graph 1, this is same graph 2, this is same graph 3. Now understand that this is pressure, this is volume. This graph is for number of moles n. This is for T1, this is for T2, and this is for T3. I want to know the relationship between T1, T2 and T3. मतलब बड़ा कौन है, छोटा कौन है? Getting it? हाँ सर। अब मुझे एक बात बताओ, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला, मैंने क्या किया, मैंने वॉल्यूम फिक्स कर दिया, तो मैंने एक लाइन खींच दिया जिसमें वॉल्यूम फिक्स है, ठीक है? हाँ सर। इस ग्राफ के लिए प्रेशर इतना होगा, इस ग्राफ के लिए प्रेशर इतना होगा, और इस ग्राफ के लिए प्रेशर इतना होगा। कोई डाउट? नो सर। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। हाँ, तो एक बात बताओ, किसका प्रेशर ज्यादा है? ये आ गया तुम्हारा P3, बिकॉज P3 ले लिया, इसे ले लिया P2, P1 का प्रेशर ज्यादा है, P2 और P1, किसका प्रेशर ज्यादा है? P1 का। अच्छा, तो एक बात बताओ, टेम्परेचर कौन सा ज्यादा? T1 का सबसे ज्यादा टेम्परेचर। अगर दो कंटेनर हैं, दोनों का वॉल्यूम सेम है, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो मतलब यहाँ पे कोलिशन ज्यादा है, और यहाँ पे कोलिशन कम है। अगर यहाँ कोलिशन ज्यादा है तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है गैस पार्टिकल्स की? ज्यादा, और ज्यादा है तो टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो अगर वॉल्यूम सेम है और प्रेशर ज्यादा है, तो shall I say that T1 is greater than T2, T2 is greater than T3? हाँ सर। गाइस समझ में आया सबको? सर एक और बार बोल सकते हैं? हाँ, मैंने क्या किया, वॉल्यूम फिक्स किया। अगर वॉल्यूम फिक्स किया तो इस वाले ग्राफ, ये वाला ग्राफ P3 पे कट कर रहा है, ये वाला ग्राफ P2 पे कट कर रहा है, और ये वाला ग्राफ P1 पे कट कर रहा है। टेम्परेचर T1 जो है वहां पे P1 है, तो मुझे बताओ कहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, P1 या P3? विच इज मोर, P1 और P3? P1 ज्यादा है। अगर P1 ज्यादा है तो वहां पे कोलिशन ज्यादा हो रही है, कम हो रही होंगी? तो कोलिशन ज्यादा हो रहा होगा सेम वॉल्यूम पे। तो वॉल्यूम तुमने सेम रखा, तो ये रहा P1, ये रहा P3, तो यहाँ पे कोलिशन ज्यादा हो रहा है,
यहाँ पे अगर कोलिशन ज्यादा हो रहा है तो गैस मॉलिक्यूल का वेलोसिटी क्या होगा? गैस मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी कितना होगा? ज्यादा हो या कम होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। टेम्परेचर ज्यादा हो या कम होगा? सर सबसे ज्यादा वेलोसिटी रहेगा हमारे T1 के अंदर ना। करेक्ट, तभी तो टेम्परेचर 1 ज्यादा रहेगा। हमें पता है ना वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। किया था ना अभी थोड़ी देर पहले। ओके डन गाइस। हाँ सर। अब एक बात बताओ, एक ग्राफ और, दिस इज ग्राफ ए, ग्राफ बी, ग्राफ सी। ग्राफ सी के अंदर मैंने यहाँ पे प्लॉट किया पीवी और यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ वी। तो एक बात बताओ, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ पीवी किसके इक्वल है? के के वो कांस्टेंट रहेगा हमेशा। हाँ सर। वेरी गुड। अगर वो कांस्टेंट रहेगा तो अगर मैं वॉल्यूम चेंज भी कर रहा हूँ तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या पीवी पे? नहीं सर, तो कांस्टेंट पड़ेगा क्या? नहीं सर। सर एक सर कैसे मतलब समझा पीवी नहीं। मार्क किया है क्या? रुको मैंने क्या बोला? बॉयल्स ने बोला, बॉयल अंकल ने बोला कि पीवी कांस्टेंट है, करेक्ट? बॉयल्स ने क्या बोला? पीवी कांस्टेंट है। तो मैंने वाई एक्सिस पे क्या लिया? पीवी लिया। तो पीवी क्या है बॉयल्स लॉ के हिसाब से? वॉल्यूम चेंज करेंगे तो कांस्टेंट भी चेंज होता रहेगा। अच्छा, कांस्टेंट किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा? गैस और टेम्परेचर मोल्स और कौन। अरे एक बात बताओ यार, सीधी सी बात, बॉयल्स ने क्या बोला था? प्रेशर इज इक्वल टू के बाय वी, करेक्ट? उसने बोला था प्लीज टेक नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर कांस्टेंट, करेक्ट? तो यू हैव टू टेक नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर कांस्टेंट एनीवेज। आर बी गैस कांस्टेंट ही है, तो मतलब P इंटू वी का मल्टीप्लीकेशन हमेशा कांस्टेंट के इक्वल होगा। हाँ सर। तो अगर पीवी हमेशा कांस्टेंट है तो मैं यहाँ पे प्लॉट क्या कर रहा हूँ? पीवी। अगर पीवी प्लॉट कर रहा हूँ तो कर्व कैसा रहेगा? ऐसा। हाँ सर। कि कोई भी वॉल्यूम डालो कुछ फर्क नहीं पड़ता, जितना भी वॉल्यूम बढ़ाओगे प्रेशर कम होगा, पर प्रेशर इनटू वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम कम करोगे प्रेशर कम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ाओगे प्रेशर कम होगा। तो मल्टीप्लिकेशन दोनों का क्या रहेगा? कांस्टेंट ही रहेगा ना। दैट्स व्हाट बॉयल्स टोल्ड, है कि नहीं? यस सर। ये 3 केसेस हैं। सर एक डाउट है। पूछ बेटा। सर अगर हमने वो सेकंड केस में वो वॉल्यूम को एकदम छोटे के लिए मूव किया, मतलब डेल्टा के लिए मूव कर दिया, तो सर क्या होगा फिर? अगर वॉल्यूम को तुमने छोटा था क्या कर दिया? एकदम मतलब मूव किया एकदम स्लाइटली, हाँ नेग्लिजिबल टाइप, मतलब ये किया मूव किया, तो क्या होगा फिर? नेग्लिजिबल टाइप मूव करोगे तो तीनों का प्रेशर नेग्लिजिबल टाइप कम होगा, सेम फ्रैक्शन से। ओके सर। ठीक है, रुको अभी सुनो इधर, मुझे एक बात बताओ, n T1 T2 T3, मुझे टेम्परेचर के बीच में रिलेशन बताओ, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा? सर एक्चुअली इसमें देखा जाए तो सब कांस्टेंट है। अगर पीवी का वैल्यू कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर और मोल्स पे। नंबर ऑफ मोल्स क्या रखे मैंने? N1। हाँ सर। सेम रखे ना? हाँ सर सेम रखा है। टेम्परेचर ही तो अलग अलग रखे। हाँ सर। तो टेम्परेचर अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी सर। बढ़ेगी। तो हाँ सर, कौन सा बड़ा? T1 T2 T3 विच इज बिगर? T1। बस खत्म बात। ए गाइस सबको समझ में आया ये? कैसे? एक बार बताओ, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट है, कांस्टेंट किसके इक्वल है? एनआरटी के। हाँ सर। अगर कांस्टेंट एनआरटी के इक्वल है तो टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो के बढ़ेगा ना बेटा?
तो एक केस में पीवी की वैल्यू ज्यादा है तो ये कांस्टेंट है, दूसरे केस में पीवी की वैल्यू कम है तो ये कांस्टेंट है, ये तीसरे केस में ये कांस्टेंट है। तो कौन सा कांस्टेंट बड़ा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, मतलब T1 वाला या T3 वाला? तो T1 वाला। बस बात खत्म हो गई ना। सर तो हम लोग इससे ये भी लिख सकते हैं ना, आपने सिर्फ टेम्परेचर को बढ़ाया, अगर मोल्स लेते तो भी ऐसे ही होता ना। मैंने नंबर ऑफ मोल्स था तो भी ऐसा ही होगा, बट मैंने नंबर ऑफ मोल्स क्या किया, फिक्स कर दिया उसमें। करेक्ट? यस सर। नहीं हर्षित? अच्छा एक बात बताओ, लॉग किया, लॉग पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट राइट, लॉग लेना, लॉग पी वी इज इक्वल टू लॉग के, लिख सकता हूँ? हाँ सर। लॉग ए बी किसके इक्वल होता है? ए के सर, ए। लॉग एक्स इंटू वाई क्या होता है, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, तो लॉग पी प्लस लॉग वी इज इक्वल टू लॉग के लिख सकता हूँ? हाँ सर। करेक्ट है ना? हाँ तो एक सर। बात बताओ, मैं एक काम कर रहा हूँ, लॉग पी को वाई एक्सिस में लिख रहा हूँ, तो मैं लॉग पी को यहाँ लेके चला गया, लॉग पी इज इक्वल टू लॉग के, तो यहाँ पर आ गया लॉग के एंड माइनस लॉग वी आ गया। हाँ। ठीक है, तो एक बात बताओ, मैंने क्या किया ग्राफ प्लॉट किया। गाइस सुनना इसको, एवरीवन प्रॉपर्ली, व्हाट आई डिड, आई प्लॉटेड अ ग्राफ। एक बार बताओ, इस ग्राफ के अंदर वाई एक्सिस पे डाला लॉग पी, एक्स एक्सिस में डाला लॉग वी। लैग हो रहा है सर। अच्छा अभी आ रहा है बस गाइस, अब आ रहा? हाँ सर। हाँ, मैंने क्या किया, वाई एक्सिस पे लिखा लॉग पी, एक्स एक्सिस पे लिखा लॉग वी, राइट? यस सर। सर लॉग के फिर z एक्सिस में लिखना पड़ेगा। हाँ रुको एक मिनट, तो लिखो whenever I have log of x into y, तो उसका एक फॉर्मूला होता है log of x plus log of y, we can write it like this। बस मैंने यही प्रॉपर्टी लगाई है log की, इधर मैंने दोनों साइड log ले लिया था, बाकी बता दिया। अभी सुनो, सुनो एवरीवन, मैंने log p को कहाँ पे प्लॉट किया, y एक्सिस में। हाँ सर। log v को कहाँ प्लॉट किया, x एक्सिस में। x एक्सिस में, और log की क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट z। हाँ सर। अच्छा ये कौन सा इंटरसेप्ट है, इसको क्या बोलते हैं? So y intercept। y इंटरसेप्ट। ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। वेरी गुड। इसका स्लोप क्या है? -1 का मतलब क्या होता है, tan थीटा कितना होना चाहिए? 135। तो मुझे इसका प्लॉट बताओ कैसे होगा? सर कैसे कैसे कैसे? बेटा मैंने इसको सिर्फ इससे कंपेयर किया, y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ, ठीक है? तो अब इसको कंपेयर करोगे तो c तो y इंटरसेप्ट है विच इज इक्वल टू log k, करेक्ट? क्योंकि y एक्सिस की जगह मैं log p प्लॉट कर रहा हूँ और x एक्सिस की जगह log v प्लॉट कर रहा हूँ। अगर मैं m की बात करूँ तो m की वैल्यू कितनी आ रही है? -1 क्या हो गया, tan 135 राइट? तो अगर स्लोप नेगेटिव है तो वो नहीं पता, -1 tan की वैल्यूज। अच्छा ठीक है, x एक्सिस के साथ 135 होगा और माइनस x एक्सिस के साथ 45 होगा। हाँ सर। चलो ग्रेट, tan 45 1 होता है। तो एक बात बताओ, प्लॉट कैसा जाएगा? Shall I say plot will be like this? Yes sir। Yes sir। Where y-intercept is positive. Positive। Slope is negative. Negative। That's 45 degree, right? हाँ।
हाँ बेटा रिपीट करो ना आपने वो ग्राफ कैसे दिया? क्या करूं? ग्राफ वाला पार्ट। हाँ बेटा सुनो, मैंने क्या किया, PV इज इक्वल टू के लिया, लॉग लिया, तो लॉग PV इज इक्वल टू लॉग के हो गया, करेक्ट? वो सब समझा तो अच्छा लास्ट वाला सुनो, log P इज इक्वल टू माइनस लॉग V प्लस लॉग के लिया, ठीक है? तो y एक्सिस पे मैंने log P डाल दिया, तो उसको मैं y बोल सकता हूँ। x एक्सिस में log V लिखा, तो log V को x बोल सकता हूँ, और हाँ, ये log के इंटरसेप्ट हो जाएगा। तो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? y इज इक्वल टू माइनस y इज इक्वल टू mx प्लस c, करेक्ट? हाँ सर। पता है मुझे बेटा। तो m को जरा कंपेयर कर लो, तो m की वैल्यू माइनस आ गई, -1, यस और c y इंटरसेप्ट आ गया। तो y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव y एक्सिस में कट करेगा, और अगर स्लोप नेगेटिव है तो लाइन का शेप ऑफ लाइन क्या होगा? लाइक दिस और लाइक दिस, 2 लाइंस आते हैं ना, 1 और 2। कहाँ पे स्लोप नेगेटिव है? हाँ सर, तो 2 वो वाला ड्रॉप कर दिया उधर, ठीक है? हाँ सर तो tan -1 कब होता है? 135 पे। हाँ ओके ओके चलो। सर हाँ एंगल जो आपने बनाया उससे माइनस, tan उससे माइनस होता है, या उस तरफ एंगल जब बनेगा तब जाके माइनस लिख सकते हैं? स्लोप। हाँ दिस इज स्लोप ना सर? हाँ हाँ वो 135। सर आपको 135 कैसे पता चला सर? बिकॉज tan 45 1 होता है, तो tan 180 माइनस 45 है। अच्छा आपने इसे दिया, ठीक है सर। तो उसका स्लोप 135 डिग्री है। क्या? तो उसका स्लोप 135 डिग्री है सर। हाँ हाँ, और tan 135, tan स्लोप 135। -1 है, tan 135 इज स्लोप, ठीक है? सर tan 180 minus 45 is equal to minus tan 45. या ठीक है, चलो Yes, sir. we'll wind up now. Take care. Thank Right? you, sir. Thank 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 you, sir. क्या बेटा? धन्यवाद सर। अब सर एक डाउट है। हाँ बेटा, सर ये जो अभी वो ग्राफ किया था ना प्लॉट, वो tan 45 135 वाला, हाँ हाँ, तो सर उसका अपोजिट वही होगा। अगर हम x नेगेटिव x एक्सिस प्लॉट करेंगे तो? हाँ हाँ हाँ, अरे tan 135 is slope which is equal to minus tan 45 ना, 45 माइनस x एक्सिस के साथ आ जाएगा। ओके सर, ठीक है?
We have a V model, is it? A V model. Yes, V, yes, V plus V. V plus VS. The V model बड़ा मतलब region बड़े से सारी गाड़ी जिसको एकदम region में रहते हैं. Under safety, I detect result. 100% non-accidental, 1.5. I detect result. 5,79,000. So what's in the that's no side as 5 okay. So 75 का ID let's take it ID पे ये तो कैसा लिखा है ये पेट्रोल ये तो नहीं ये डेफिनेटली चेंज फाइल है you all get it पड़ेगा तो क्या हम वो बात सारा सब कुछ क्या होता है सारा चलती सारा बात चलती ये फाइल देखने के लिए वो सारा बात होता है बिना शर्ट की डायरेक्ट पेट्रोल वाला